हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। ग्रेट, वेलकम बैक। वी मीट अगेन। टुडे वी आर गोना डिस्कस सिक्योरिटी एनालिसिस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट CFNL. What do you mean by security analysis? What do you mean by security? A security here primarily refers to the share price. I hope you understand what a share is, what a share price is. If you do not understand, please watch CNBC, ET, NDTV Profit tomorrow for 15 minutes. You will understand the share price. जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनका एक शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा होता है. अनलिस्टेड कंपनियों का प्राइस नहीं होता, मींस मार्केट में नहीं होता, बट स्टिल देयर इज अ शेयर प्राइस. उसके लिए वैल्यूएशन करानी पड़ेगी. तो लेट्स टॉक अबाउट द, आई मीन फॉर आवर एग्जांपल पर्पसेस, लेट्स अंडरस्टैंड that we are talking about the listed company share price. So security means share price, or security means share analysis. In a way, price or valuation analysis. Very good. So what all we are going to cover in this chapter, security analysis. How do we do the security analysis? एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, रुकेगा, ऐसे ही रहेगा. There has to be some people who shall forecast it. To forecast it, there has to be certain analysis, certain projection done. There are two main methods. I mean, in the broad category, one method is called fundamental analysis, and second method is called technical analysis. And then we are going to discuss what do we mean by efficient market hypothesis. We'll explain it. I mean, it's pretty much linked with the with above analysis only, but what do we understand by efficient market hypothesis? एक efficient market क्या होती है, efficient share market क्या होती है, and then थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे इक्विटी रिसर्च टूल्स अवेलेबल. क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, देन यू रिक्वायर सर्टेन डिग्री ऑफ टूल्स. वेरी गुड, इंटरेस्टिंग. सर यही करा दो, सिक्योरिटी का बस एनालिसिस करना सीख लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेंगे और करोड़ों में पैसे कमाएंगे. आई डोंट नो पैसे कमाएंगे या कराएंगे, बट वही. बिलीव मी और नॉट, मेरे मल्टीपल दोस्त हैं जो सिक्योरिटी एनालिसिस फुल फ्लेज इंडिविजुअल कर रहे हैं. एंड आई वाज लकी एनफ to have my articleship, my initial articleship of 8 months. My main first CA was a broker. तो मैं ब्रोकिंग फॉर्म में जाता था. सो वहाँ पे दिन भर ये चलते रहता था, स्क्रीन्स वगैरह. चंडीगढ़ स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्दर्न इंडिया एक्सचेंज लिमिटेड, सेक्टर 17 चंडीगढ़. चलो, वेरी गुड. सो what is fundamental analysis? Anyone wants to guess? What is technical analysis? देखो, आगे ये बड़े आराम से सिखाया गया है, इतना आसान नहीं है. थ्योरी तो मैं भी आपको सिखा दूंगा, बातें करना, सारे चैनल पे दिन भर बातें होते रहती हैं, किसी को पता नहीं होता कब शेयर गिरेगा, कब बढ़ेगा, नहीं तो फिर सब लोग ही पैसे कमा लेते. बट एनी हाउ, लेट्स नॉट क्रिएट द नेगेटिविटी. देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ scientific methods involved, which will not prove correct 100% of the time. There can be some black swan event. I'll explain this term in future. Things which you cannot even predict at all. But generally, these methods tend to follow. I mean, I'll say 4 out of 5 or 8 out of 10. These methods are correct also. सर आप ये क्या बोल रहे हो? फिर आप ये हमें पढ़ा क्यों रहे हो? आप खुद नहीं क्यों कमा लेते? भाई हम भी करते रहते हैं, अपना इंटरेस्ट है, अपनी. इतना आसान भी नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एफर्ट्स, एटसेट्रा. चलो, तो क्विकली हम कवर करते हैं व्हाट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस. उससे थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? यू वांट टू बाय अ सिक्योरिटी, व्हाट इज योर मेन, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर मेन? आप कैसे एक डिसीजन लोगे कि आपको सिक्योरिटी को बाय करना है, होल्ड करना है, या सेल करना है? अभी कोई भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मैंने 5 साल पहले 500 रुपए का खरीदा था. एक्चुअली 450 460 का खरीदा था. 800 रुपए पे मैंने बेच दिया. अभी वो 3000 का बैठा हुआ है शेयर.
सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न ऑफ थिंकिंग कि आप कोई शेयर खरीदो, अभी बेचो या उसको होल्ड करो। बाइंग सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट रिटर्न। देखो बाय बंदा करेगा तो क्या करेगा? अगर आपको कोई शेयर बाय करना है, व्हाट विल बी योर मेन क्राइटेरिया? जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के देगा। सेलिंग का मतलब अभी आपको पता है कि इधर यू आर इन प्रॉफिट, यू आर इन लॉस, आपने अपना सारा दिमाग लगा रखा है। अगर आप प्रॉफिट में हो, आगे भी प्रॉफिट हो सकता है, बट यू आर डिसाइडिंग टू बुक द प्रॉफिट, मूव ऑन। मैंने 450 का लेके 900 में बेच के निकल गया। सेम वे अगर आप लॉस में बैठे हो, देन दैट कैन रिकवर, इट कैन नॉट रिकवर। उसमें ज्यादा दिमाग, मतलब दिमाग तो उसमें भी लगता है, क्योंकि कहानी तो एक ही है। सेलिंग मीन्स बाइंग एट द लो लेवल until unless you require the capital. And the other part is security considered for buying today may not be attractive tomorrow. Very important line. I just explained it to you. आप हर सिक्योरिटी को दिन भर, मतलब एक पर्टिकुलर सर्टेन जो अदानी के शेयर्स थे, मे बी आई डोंट नो देयर राइट नाउ आल्सो, आई मीन आई एम नो वन टू कमेंट, बट देयर हैव टू बी सम टाइम व्हेन दैट सम टाइम होता है कि अभी आपको टेक्निकल एनालिसिस में दिखेगा। जब तक फंडामेंटल वैल्यू निकल के आ रही है, यू कैन कंटिन्यू टू बाय द सिक्योरिटी। आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरेटिकल नॉलेज, हाउ द मार्केट वर्क इज समथिंग डिफरेंट। जब तक उसकी फंडामेंटल वैल्यू निकल के आ रही है, जब तक वो अपने पीर्स से, अपने कॉम्पिटिटर से हाईली एडवर्स और अनफेवरेबल रेशोज पर, मल्टीपल पर नहीं बैठे, यू कैन कंटिन्यू टू बाय इट। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो व्हाट डू यू कॉल इट, मैनेजमेंट की पॉलिसी से आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने एक बार आगे दोबारा क्लियर कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस इज मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा है, कोई भी सिक्योरिटी खरीदी है, उसका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। फुल टाइम जॉब है। देयर आर वेरियस बैंकर्स और ऐसे इन्वेस्टर कम्युनिटी जिनका फुल टाइम काम है सिक्योरिटी एनालिसिस करना। इसमें बहुत अच्छी जॉब मिलती है, बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। अब तो सीएज भी उसमें जाने लग गए हैं। Security analysis involves a systematic analysis of risk return profile and to help a rational investor to estimate a value for a company from all the price sensitive informations so that he can make a purchase when the market is underpriced, etc. सो बेसिकली आप पूरे एनालिसिस करके आप एक इस नतीजे पे पहुंचोगे कि अभी इसको खरीदना चाहिए या नहीं। अब बोलोगे सर ऐसा क्या होता है एनालिसिस में, अभी बताते हैं उसको, बट मोटा मोटा अगर आपका बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, सीधी सीधी बात है, इसका मतलब कंपनी में जान है, पता नहीं मार्केट में क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप उसको खरीद सकते हो। आपकी अर्निंग पोटेंशियल इज से आई मीन, दो ज्यादा तो 30 35 40 पे बैठे होते हैं, बट अगर वो 10 12 के रेंज में है, इसका मतलब आप, सीधी सी बात है, आपका शेयर आपको 10% रिटर्न देगा ही देगा। कि अर्निंग अगर आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जितना आप प्राइस पे कर रहे हो, वो कितने साल की अर्निंग में कवर हो जाता है, पी मल्टीपल। ठीक है। तो दो तरह की अप्रोचेज होती हैं मेन। आई एम कमिंग बैक नाउ एज पर दी व्हाट यू कॉल इट इन ऑर्डर। फंडामेंटल एनालिसिस, factor affecting risk return characteristics of securities, and technical analysis means demand supply position। क्योंकि सर इतना जल्दी जल्दी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं बच्चों, वापस आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, अब अगले 10 पेज पे फंडामेंटल एनालिसिस ही डिस्कस होगा, उसके बाद अगले 4-5 पेज पे टेक्निकल एनालिसिस इसका होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumptions that share price depends upon the future dividend expected by the shareholder। डिविडेंड छोड़ो, फ्यूचर अर्निंग, कंपनी आगे पैसा कमाएगी या नहीं कमाएगी, उसकी तभी तो ग्रोथ होगी। आज की जो उसकी वैल्यू है, दैट इज एनपीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। आज एनपीवी का कंसेप्ट समझते हो आप तो 11वीं 12वीं से पढ़ा, बीकॉम में पढ़ा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा, इंटर में पढ़ा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर अर्निंग डिस्काउंटेड एट अ सर्टेन रेट इज द प्रेजेंट वैल्यू। दैट्स द मेन फंडामेंटल एनालिसिस। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड कैलकुलेटेड, ठीक है, यही बोला है मैंने भी। So that is called the intrinsic value of the shares. A share that is priced below the intrinsic value must be bought, while a share quoting above the intrinsic value must be sold. आप कहोगे सर ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, मतलब 10 साल के बाद तो कोई टर्मिनल वैल्यू होती नहीं है, तो मोटा मोटा आपको, अगर आप एक पर्टिकुलर रेट लगा रहे हैं 10 12 15%,
तो अगले 6-7 साल की प्रोजेक्शन है या सपोज 8 साल की प्रोजेक्शन है, उसमें जो भी आपका अर्निंग पोटेंशियल है, फ्री रिजर्व विच कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, आपने उसको डिस्काउंट कर लिया, उसका जो प्राइस है अगर वो आज दिख रहा है तो इसका मतलब शेयर अट्रैक्टिव है, अगर वो प्राइस उससे कहीं ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब शेयर अनअट्रैक्टिव है। दिस इज एज पर फंडामेंटल एनालिसिस ओनली। तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। एसबीआई का जो अभी प्राइस अर्निंग रेशो है वो 10 के आसपास चल रहा है, अदानी के शेयर का प्राइस अर्निंग रेशो 70 के आसपास चल रहा है। कौन सा शेयर आगे जाके ज्यादा पैसे देके जाएगा, दैट मार्केट विल टेल। अब अगर अदानी बंदा पे बैठे रहता है यार 10, रिलायंस के अराउंड 30-35 के आसपास चल रहा है, अगर बंदा उस पर बैठा रहता है कि यार अब तो इसकी क्या अर्निंग होगी कैसे होगी, वो बैठा रहता है, उसने जिसने 10 के पी पे खरीदा था वो 80 के पी तक एंजॉय कर रहा है, वट एवर यू कैन कॉल इट। वो सारे टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड सप्लाई, and there is some sort of market is not efficient. There is a concept of what do you call it, efficient market hypothesis. But इसी में जब हम इसको पढ़ेंगे then we will come to know कि this is not so efficient, not so efficient, but sentimental. We will cover this when we go there. ठीक है, तो guys अब मैं दोबारा फटाफट क्विकली रिपीट कर देता हूँ because now we are gonna pick up the pace and the actual chapter. Security analysis में we are gonna read 4 things: fundamental analysis, technical analysis, efficient market hypothesis का मतलब assumptions, equity research tool, ये कुछ नहीं है, 5-6 जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं उनका नाम लिखे हुए हैं, but I'll just explain it to you. अब हम आ गए फंडामेंटल एनालिसिस पे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 8 से 10 साल की फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट कर लो। यहाँ से उसने डिविडेंड वर्ज किया है तो डिविडेंड ही कर लो, कंपनी खरीदे जा रही है बट अपने शेयर होल्डर को दे ही नहीं रही, दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट, बट जनरली अल्टीमेटली द अथॉरिटी लाइज विद द शेयर होल्डर। तो जो भी इसके फ्री कैश फ्लो जा रहे हैं, जो डिविडेंड आ रहे हैं आफ्टर टैक्स, उसको आप डिस्काउंट कर लोगे तो आपका एक डिसेंट आइडिया फंडामेंटल उसमें जान कितनी है ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब आ गया एक नया कंसेप्ट है, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में भी समझाया था। व्हाट इज द ग्रोथ रेट, एक कंपनी कितने रेट से ग्रोथ करेगी। अब एक कंपनी की जो अर्निंग है वो से 10% का रिटर्न है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी आफ्टर ऑल टैक्स वगैरह, तो कितने परसेंट से ग्रोथ करेगी कंपनी। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी ग्रोथ, नॉट द शेयर प्राइस ग्रोथ, कंपनीज ग्रोथ। इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ ROI माइनस डिविडेंड। जो पैसा इसने दे दिया शेयर होल्डर को तो गया, अगर सपोज इसने 5 रुपए का या 5% का डिविडेंड दे दिया तो 10% माइनस 5% मीन्स ROE माइनस डिविडेंड, जो बैलेंस 5% री इन्वेस्ट हुआ उसी से तो ग्रो करेगी। ये एक मॉडल है, दिस इज कॉल्ड गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस डिविडेंड या जो भी है, तो दिस इज बेसिकली डिविडेंड माइनस 1 प्लस ग्रोथ से, अगर आपने व्हाट यू कॉल इट, अगर आपने डिविडेंड को अकोमुलेट कर लिया तो सो बेसिकली कंपनी विल ग्रो एट अ रेट ऑफ ROE रिटर्न माइनस डिविडेंड। आप बोलोगे यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, द रेशियो बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अर्निंग पर शेयर। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सर इतनी तेजी से एक्सप्लेन करोगे तो नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं बच्चों, आ जाएगा। आई नो ये थ्योरी है, आई नो कि आप पहले भी सब पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा सा समझो, मेरे एग्जाम्पल्स को सुनो। थ्योरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहां जहां पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई विल पिच इन, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई विल स्टिल बैक इट विद वेरियस एग्जाम्पल्स, बट ट्रस्ट मी आई एम गोइंग विद द डिसेंट स्पीड। बट हैविंग सेड, अगर आपको कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इफ अ कंपनी एज्यूम टू, इसको छोड़ देते हैं आगे, 2 की वेरिएबल फॉर इन्वेस्टर मस्ट मॉनिटर इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कंपनी के फंडामेंटल। अब देखो वर्ड फंडामेंटल सीखना है आपको, उस बंदे की बेसिक चीजें अच्छी हैं, मतलब उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, चलो मैं कंपनी पे जाता हूँ, उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, उसकी इंडस्ट्री चल रही है, उसमें कोई बड़े कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका जो मैनेजमेंट है वो ठीक है, उसके वर्कर्स भी हैप्पी हैं,
ट्रैक रिकॉर्ड है 6-7 साल का, लॉयलिटी है कस्टमर्स की, वर्कर्स की, वेंडर्स की, लॉयर्स, सप्लायर्स की, एक्सेट्रा की। तो इन अदर वर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस इनकम ठीक है, तो बट इसको भी थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा। अब कोई अगर मेरे को पूछेगा कि भैया आज से 20 साल के बाद जो आपकी पेट्रोल कार है उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, then we'll have to study the economy also। अगर कोई मुझसे पूछेगा आज के 10 साल के बाद आपके जो बुक प्रिंटिंग प्रेसेज हैं उनका क्या होने वाला है, आई डोंट नो। इतना सबके घर में लैपटॉप मोबाइल पहुंच रहे हैं हाथों में। कोई मेरे से पूछेगा कि जो व्हाट डू कॉल इट, जो लो राइज घर होते हैं पहले, जो उनका क्या फ्यूचर हो, मुझे नहीं पता। हर जगह हाई राइज घर आ रहे हैं, मतलब मुझे पता है, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट नोइंग, बट आपको ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर गोना स्टडी कि ये कैसे हुआ। लोग करते हैं, देयर आर इकोनॉमिस्ट सिटिंग इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड गवर्नमेंट, उनका काम ही है ये करते रहना। तो अगर आपको एक कंपनी की, ओनली एंड ओनली वन कंपनी, मतलब बनकर एक एक करके आप सारी कर सकते हो, इफ यू वांट टू स्टडी अ कंपनीज फंडामेंटल्स यू विल हैव टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट की उस जिस इकोनॉमी में वो काम कर रही है उसका क्या फ्यूचर है। अगर कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है और वहाँ पे खुद ही उसको कुछ नहीं मिल रहा, या आई डोंट नो, आई विल नॉट नेम एनी कंट्री, बट बीच में श्रीलंका में इशू आया था, तो उस इकोनॉमी एट अ लार्ज स्केल भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आपको इंडस्ट्री, आप किस लाइन में हो, आपकी जो इंडस्ट्री है ये मार्केट रहने वाली है या नहीं। यू अंडरस्टैंड, डायनामिक्स चेंज, प्रेफरेंसेस चेंज। किसी को नहीं पता था कि पूरे इंडिया में 60% लोग टी शर्ट पहनेंगे, सबको लगता था खादी पहनेंगे। किसी को नहीं लगता था इतने घर घर में लैपटॉप डिजिटल पेन से पढ़ाएंगे। अब व्हाइट बोर्ड कहाँ मिलेगा जो हमारे स्कूल में पहले होता था। आपके जमाने में तो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा होगा। चौक का काम खत्म। तो इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, इनोवेशन क्या हो रही है, उसके बाद मेन आ गई फिर कंपनी। भाई कंपनी जो है, अब आप एक कंपनी के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं विच आर कंपनी स्पेसिफिक। चला कौन रहा है उसको, जो चला रहा है उसके पास उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो चलाना चाहता है नहीं चलाना चाहता, उसका अपने एरिया में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री और नेचर ऑफ कंपनी ही इज, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हमें 3 कैटेगरीज में पढ़ना है, फंडामेंटल एनालिसिस को, इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस मच बिगर। थोड़ा सा उस एक इकोनॉमी में 50 तरह की इंडस्ट्री होती हैं, एटलीस्ट 30 तरह की इंडस्ट्री होती हैं, 10 तो कोर 8 तो कोर सेक्टर सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के, उसके अंदर छोटा इंडस्ट्री आ गई। अब एक इंडस्ट्री का मतलब सपोज एक इंडस्ट्री है आई से कपड़ा बनाना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, रेमंड बैठा है, रिलायंस अपने आप में टेक्सटाइल बैठा हुआ है, बेचारे सूरत में छोटे छोटे, सूरत भी बड़ा है वैसे, फिर लुधियाना में छोटे छोटे बैठे हैं। सेम गोज विद द कार, 50 तरीके के प्लेयर हैं, नए प्लेयर भी आ रहे हैं। फिर आ गया आपका कंपनी स्पेसिफिक। तो इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करोगे आप। इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, मैक्रो ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट, कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है या पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो वो गाड़ियां खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे। सो इकोनॉमी एट लार्ज ऑल्सो इम्पैक्ट। सो इकोनॉमी में हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यू नो, बिकॉज दे माइट बी कोरिलेटेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी का easiest and the simplest benchmark और barometer of measurement is GDP और national income, real growth, I mean after inflation वगैरह आप जो भी कर लेना। The estimated growth rate of the economy would be a pointer to the prospect of the industrial sector and therefore to the return investor can expect from the investment in that share। उसने सीधे शेयर पे लिया है। तो बेसिकली अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो देयर आर हाई चांसेस, आई से स्टेबल चांसेस, कि आपकी जो जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड होकर ग्रो करेगा। ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर विद इन द जीडीपी, आपको पता है देयर आर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, बट शेयर्स तो कॉर्पोरेट ही चलाते हैं। तो उसमें इंडस्ट्रियल सेगमेंट का क्या ग्रोथ है, अगर आपका जो शेयर है वो सर्विस सेक्टर का, तो सर्विस सेक्टर का क्या ग्रोथ है। इन्फ्लेशन, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जीडीपी तो ग्रो कर रही है बट साथ साथ में इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रही है,
तो आपकी रियल जीडीपी तो कम ग्रो कर रही है ना, इट मीन्स ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन, वो होता है रियल जो भी ग्रोथ हुई। मतलब आपकी तनख्वाह बढ़ी 10%, या सपोज मान लो 10 लाख रुपए, और आपके खर्चे भी 10 लाख बढ़ गए, तो तनख्वाह बढ़ी क्या? आई होप यू अंडरस्टूड। मानसून प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमी एनालिसिस, क्योंकि अपना 20% तो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से है, बट आई से इनडायरेक्टली ये 40% हो जाता है। इतनी सारी और एम्प्लॉयमेंट है, चलो 30-35 तो होते हैं। अगर मानसून खराब हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो फिर गई। तो जितना मर्जी आप रिलायंस, दादा अंबानी कुछ भी कर लो, उस साल एट लार्ज इंडिया के जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 50% पॉपुलेशन, आई से मोर देन 50% गोइंग टू स्ट्रगल। मानसून इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पता नहीं किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, मानसून इज द रियल फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब आज से 20 साल पहले बोला था। अब तो, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर हुआ 60-65%, अब तो फिर भी 20-25% पे आ गया। ठीक है, मजा आ रहा है गैस? देखो सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल है, 10 मिनट का काम है, मैं बुलेट में पढ़ा के भी निकल सकता हूँ, बट एक बार आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वर्ड, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो ये आप पहले ही इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो क्रिटिकल कीवर्ड्स आते हैं उनको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो गया आपका जो था जीडीपी, आपने देख लिया फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। सम ऑफ द टेक्निक्स, एंटिसिपेटरी सर्वे, आप गवर्नमेंट बहुत सारे एंटिसिपेटरी सर्वे कराते रहती है, तो वो एक टेक्निक है। देखो टेक्निक क्या होती है, किसी भी चीज की फ्यूचर को एनालिसिस करने की टेक्निक्स है। तो अब कैसे, सर्वे तो कराना ही पड़ेगा ना, कि भैया लोग कार खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लोग घर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लोग क्या प्रेफर करेंगे, तो सर्वे से आता है। फ्यूचर स्पेंडिंग हैबिट आपको पता चल जाती है, ओपिनियन पता चल जाता है, कंस्ट्रक्शन होगा नहीं होगा, क्या क्या इशूज आ रहे हैं, लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना पड़ा है, सर्वे से पता चलता है। मैं भी जिस जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे सर्वे भेजती रहती है। सर्वे रिजल्ट डू नॉट गारंटी, सर्वे रिजल्ट गारंटी नहीं होते, क्योंकि लोगों ने उस समय उस मूड में सर्वे दिया था, या वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस से बेस्ड था, बायस था। इट इज लाइक एग्जिट पोल, लोगों ने दिया बट पीछे से मेजोरिटी ने नहीं किया काम। ये सर्वे तो सर्वे ही है ना। दे आर नॉट गारंटीड रिगार्डलेस ऑफ द फोरकास्ट, देयर कैन बी कंसेंसस अप्रोच बाय द इन्वेस्टर इन एक्सटेंडिंग द ओपिनियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिहेवियरल इंडिकेटर अप्रोच, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो जीडीपी के नंबर हैं वो क्वार्टर में एक बार आएंगे, आपके कुछ एक नंबर आईएमएफ वगैरह के 6 मंथ में एक बार आएंगे, कुछ एक नंबर तो इवन एनुअल आते हैं। तो आपको कुछ इंडिकेटर्स पे चलना पड़ेगा। वो क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर्स, जो बिल्कुल क्लोज आ गए हैं आसपास में, कि देयर आउटकम्स आर सर्टेन। कुछ होता है रफली कोइंसिडेंस, देयर पीक्स एंड टफ्स आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम। एंड कुछ होता है लैगिंग, कुछ एक इंडिकेटर्स जस्ट टर्मिनोलॉजी, ये यूज नहीं हो सकती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि देयर कैन बी सर्टेन लैगिंग इंडिकेटर्स। मानसून का जो रिजल्ट है वो 7 महीने बाद दिखता है इन स्पेंडिंग एटसेट्रा। ऑल दीज अप्रोचेस सजेस्ट अ डायरेक्शन ऑफ चेंज बट नथिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ये सारी जो चीजें होंगी वो आपको क्या करेंगे कि भैया पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, बट एक्चुअली कितना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है मैग्नीट्यूड कोई नहीं बताएगा। चीजें अच्छी चल रही हैं बस, कितनी चल रही है ये नहीं पता चलेगा। कंपनी की हालत ठीक है, इंडस्ट्री की हालत ठीक है। So to avoid the limitation, there are various other methods. We call it composite index, combination of several factors into one index to measure. Money supply in economy is also affect investment decisions. So the money supply कितना आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या what do you call it सेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज कंसिडर्ड एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक प्राइस गो अप ड्यूरिंग इन्फ्लेटरी पीरियड, तो आई डोंट नो, बट ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। We'll discuss it separately when we discuss MCQs. Economic model building approach. We are studying the tools by which you can do economy analysis under the fundamental analysis of a security. So इसमें क्या होगा, आपका आपको मॉडल बना लिया, वही है जो एंटिसिपेटेड सर्विस है। अभी किसी भी चीज की प्रोजेक्शन बना लिया, आपने फोकस बना लिया,
उसको ही मॉडल मॉडल क्या होता है कि भैया अपने फ्यूचर के नंबर को ऐड करके उससे कुछ अपने प्रोजेक्शन निकाल ली। तो इसके लिए क्या होगा, आपको पूरी इकोनॉमी की डिमांड चाहिए होगी, फिर आपको फोकस करना है ग्रॉस नेशनल इनकम का, इनको कंपेयर करना है कि कब क्या हुआ, राइट विद फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसी इन द फोकस एटसेट्रा। तो इसको बोलते हैं, देखो मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल और मॉडल्स आर टर्म विच विल गेट यूटिलाइज्ड और यूज्ड एवरीवेयर मल्टीपल टाइम्स। तो आपको आपको भी इसको मॉडल की तरह यूज करना है। व्हाट्स योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट्स योर फोकस मॉडल, व्हाट्स योर डज इट सूट्स इन द एफिशिएंसी ऑफ मॉडलिंग, आई मीन इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो economic model building approach, so basically they will study the future forecast that again has various issues, but then they will arrive. This is carried out to ensuring that both the total focus and the component wise focus fit together in a reasonable manner. Yeah, so here they were trying to say कि आपको, अगर आपने टोटल लेवल पर सर्वे किया है, फिर आपने इंडिविजुअल लेवल पे सर्वे किया है, तो उसका एक मॉडल बना के आप ये देख लो कि ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा सर्टेनिटी, अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपका सर्वे या आपकी मॉडल्स या आपकी जो भी आपने एंटिसिपेटरी फोकस्ड किए या सर्वेज किए वो थोड़े से वीक है। Now let's come to the industry analysis. When an economy grows, it is very unlikely that all the industries in the economy would grow at the same rate. Very unlikely. I don't know about the word, but they're just trying to put a main focus. क्योंकि कुछ लोग कहेंगे यार भारत तो ग्रो कर ही रहा है ना, सब लोग ग्रो कर रहे होंगे। अरे भाई, भारत ग्रो कर रहा है, बट भारत का जो डिफेंस सेक्टर है अब तो चलो वो भी ग्रो करने लग गया, या भारत का जो पेट्रोलियम सेक्टर है अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, या भारत का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है कई बार वो पीछे जा रहा होगा, या जो केमिकल सेक्टर है उसका पता नहीं क्या होगा आपका। sometime growth in one sector might impact the growth in other sector also. Sector means industry. You understand? So एक इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट। देखो, आई एम नॉट सेइंग, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो 80-90% ऑफ द इंडस्ट्री वुड ऑल्सो, 70 to 80-85% इंडस्ट्रीज विल ग्रो, 10 to 15% industries will not grow. Why so? Because they might be getting offsetted by the growth in the other industry. So it is necessary to examine. That's why it is, in case you are in a particular industry, like suppose you are in a petrol or diesel car industry, or you are in a fossil fuel thermal power plant, etc. अभी हैं दोनों के फ्यूचर है अभी 40-40, 50-50 साल, डोंट टेक मी रॉन्ग, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाले, बट देर कैन बी। अब कार ही खरीदनी थी, कार तो बिकेगी, अब वो पेट्रोल वाली बिक रही है या इलेक्ट्रॉनिक ईवी बिक रही है, पावर प्लांट तो लगना ही है क्योंकि पावर तो चाहिए। अब वो फसाइल फ्यूल कोल की या गैस का लग रहा है या सोलर का लग रहा है, कंपनसेटिंग ही हो रहा है। जो ग्रोथ आनी थी वो क्या कहते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी जा सकती है, इस सेक्टर में जा सकती है। अब बोलोगे कि यार सेक्टर तो एक ही हो गया, आई टोटली एग्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्टर। अगर आप उसमें जाओगे तो फैक्टर रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक बार दोबारा देखो, हम कर क्या रहे हैं, हम शेयर प्राइस को एनालिसिस कर रहे हैं। इतना बच्चों का काम नहीं है, कल 500 रुपये बढ़ा, 500 तो कभी बढ़ेगा नहीं, कल 50-100 रुपये बढ़ा था, आजकल इतना बढ़ा, तो वो सब टेक्निकल में जाएगा। फंडामेंटल अगर आपको निकाल के बताना हो, जब देखो मैं सीईओ, मुझसे 50 लोग पूछते रहते हैं सर कोई शेयर बता दो, कोई शेयर बता दो, कई बार मैं बता भी देता हूँ, बट इतना इतना आपको पता है सर, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में व्हेन आई वाज इन मे बी सेकेंड ईयर, और जैसे जैसे सीए पास ही किया था मैंने, तो मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन मिल गए, इंटेलिजेंट पर्सन, ही वाज आल्सो सीए, लेस देन 100 उनका मेंबरशिप नंबर था, मतलब 1000 ही हुआ, तो 700 या 800 नंबर वाले सीए थे। तो व्हाट ही टोल्ड मी, व्हेन मार्केट इज ग्रोइंग एवरीबडी इज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो अभी जब मार्केट ग्रो कर रही है, मोदी गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, तो फिर मैं भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बट जब मार्केट ग्रो नहीं करेगी तब देखेंगे क्या हो सकता है। अभी तो कोई भी शेयर ले लो यार, मतलब 8 out of 10 आर ग्रोइंग और 7 out of 10 आर ग्रोइंग। फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, उससे भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर वो किस स्टेज पे बैठा हुआ है अभी, अगर आप एक टॉप पे पहुंच चुके हो,
फिर अब लाइक मोबाइल पेनिट्रेशन अब थोड़ा सा और होगा, उसके बाद थोड़ी ना इतना ज़्यादा होगा। डिमांड सप्लाई गैप, आपका जो हर जगह पे कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपका प्राइस आपको प्रॉफिट होते जा रहा है तो वहाँ पे एडिशनल प्लेयर्स आ जाएंगे। एडिशनल प्लेयर आएंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो फिर प्राइस कम होगा, फिर प्रॉफिट कम होगा। मैं ये देख चुका हूँ अपने बिजनेस में। आजकल हर दूसरे बंदे ने कॉल सेंटर खोला हुआ है। आप बोलो 30,000 रुपये पर सीट, वो बोलेगा 28 रुपये। अगर 28 बोलेगा वो बोलेगा 27। आप अगर 25, कॉम्पिटिशन है। मैं केमिकल इंडस्ट्री में था, कंपनी वाइज डूइंग गुड, आस पास में 2 सेम केमिकल वाले आ गए, टाटा जैसे प्लेयर आ गए जिन्हें नहीं देते। तो डिमांड सप्लाई ऑल्सो प्लेज ए क्रिटिकल रोल। बैरियर टू एंट्री, हाँ, आप कैसी इंडस्ट्री में हो उसमें घुसना आसान है या मुश्किल है। हर बंदा पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता, इट्स नॉट सो इजी। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है उस इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोल, बार बार पेट्रोल ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बट गवर्नमेंट राइट ना, चलो पॉजिटिव वे में बात करते हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट डिजिटाइजेशन, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट डिजिटल पे आउट, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग, so anything to do with the digital has a bright future in the eyes of government. State of the competition in the industry, I have just explained it to you कि वो स्टेट बढ़ेगा ही, कम भी हो सकता है, डूब भी सकता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं कमा पाओगे, आपका छोटा भाई, आपका पड़ोसी, वो भी आके वो बिजनेस करेगा। कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगेन लिंक्ड विद द डिमांड सप्लाई। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड आर कॉस्ट एलोकेशन अमंग द वेरियस हेड्स, प्रोडक्ट प्राइस, ये ठीक है, ये उस इंडस्ट्री के ऊपर ही है। नाउ लेट्स गो टू दी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। अच्छा, ये हम वो पढ़ रहे थे। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड आर कॉस्ट एलोकेशन अमंग वेरियस हेड्स, लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज ठीक है, फाइन। टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना टेक्नोलॉजिकल काम हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है। 5G आ रहा है, ये सेल्फ ड्रिवन कार आ रही है, तो चारों तरफ टेक्नोलॉजी के बाद स्पेस पे जाना है, उन सबसे भी ग्रोथ है। अगर आप बैठे रहोगे, इफ यू सिट आइडल, तो फिर कोई ग्रोथ थोड़ी ना होने वाली है। टेक्नोलॉजी इज सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फास्ट लीडिंग टू ऑब्सोलेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो हर चीज पहले मैंने 3-4 माइक थे, अब ये नया माइक लिया है। आई एम स्टिल नॉट सो हैप्पी विद दिस माइक, आई माइट गो फॉर अ मोर बेटर क्वालिटी। सेम गोइंग विद द कैमरा, एक के बाद एक वर्जन आते रहते हैं। सेम विद लैपटॉप, आईपॉड, एप्पल। सो टेक्नोलॉजी इज सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फास्ट एंड लीडिंग टू ऑब्सोलेंस। इंडस्ट्री विच अपडेट देमसेल्व्स हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो इंडस्ट्री, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री है या पावर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, और करते भी हैं सारे। पर जो नहीं करेगा वो डूब जाएगा। अब कोडक का एग्जांपल हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कोडक पहले मोनोपोली थी 95% इन पिक्चर्स में, डिजिटल पिक्चर्स आ गई, गायब हो गया। नोकिया का फोन में एग्जाम्पल था, मोटोरोला का मोनोपोली थी मोटा मोटा, अब ये 10 साल तक बाहर थे, वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने टच स्क्रीन को यूज नहीं किया शायद। ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां, सबके पास ब्लैकबेरी होता था, सबके पास। ब्लैकबेरी वाज अ स्टेटस सिंबल, नाउ एप्पल इज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है। टेक्निक यूज्ड इन द इंडस्ट्री एनालिसिस, वही रिग्रेशन एनालिसिस। यू विल डू वेरियस सर्वेज, रिकॉर्ड्स, डिमांड सप्लाई में क्या हो रहा है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस की, उस इंडस्ट्री के इनपुट आउटपुट की सारी चीजें ठीक चल रही हैं। अब आ गया लास्ट आइटम अंडर द फंडामेंटल एनालिसिस, विच इज कंपनी एनालिसिस। कंपनी की अपनी नेटवर्थ कितनी है भाई। आप बड़े बड़े प्लान बना रहे हो, आपके प्रमोटर ने पैसा डाला हुआ है, बुक वैल्यू कितनी चल रही है आपकी। आपने कहीं लोन, सब कुछ लोन पे तो नहीं चल रहा, कुछ तो प्रमोटर का भी पैसा काम करता है। सोर्स एंड यूज, मेनी ऑफ द फर्म हैज कम टू एग्री बिकॉज दिस मिसमैच बिटवीन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द। देखो सीधी सी बात है, आप आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का, आपने सारी सेल कर दी क्रेडिट, मतलब आपको फाइनेंशियल डिसीजन ठीक लेने पड़ेंगे। अगर आपने लोन लिया है तो आप ऐसा लोन लो जिसमें आपका इनफ्लो से उसकी पेमेंट भी हो जाए। यू नो अगर आपने कोई कोई क्रेडिट पे सेल करनी है, तो ऐसे ही करो कि वो टाइम पे आए जब आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना, तो ये बहुत बहुत इशूज होते हैं कुछ ही कंपनियों में। उनका मतलब उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बट शॉर्ट टर्म में वेंडर तो बैठा थोड़ी ना रहेगा। वेंडर विल नॉट सिट साइडल, वो को तो पैसा चाहिए। एम्प्लॉय को भैया 1 महीने सैलरी नहीं मिली, दूसरे महीने वो काम पे नहीं आएगा, कहीं और उसको अपना घर चलाना है।
cross section and time series. So basically आपको टू प्रॉपर कंपैरेटिव एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना, आपको पूरा कंपेयर करके करना है। वैसा नहीं होगा कि आप एक 23 में आपका मेथड अलग था, 22 में मेथड अलग था। सो इट हैज टू बी, जो भी आप इंडिकेशन या जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो वो एप्पल टू एप्पल कंपेयर होना चाहिए। साइज एंड रैंकिंग, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसकी क्या रैंकिंग है। बड़े प्लेयर इसलिए नहीं है कि आपको जीने दें, वो आपको थोड़ा ही जीने देंगे, वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे। I just give you an example of Tata Chemicals or something. I'm nothing against Tata, but I'm just saying the business है, सबको ग्रो करना है, तो आपको अपना एक निच बनाना पड़ेगा। इसीलिए आप हर इलेक्शन में देखोगे स्मॉल मीडियम सेक्टर, बट कुछ एक ऐसे काम है जो बड़े लोग नहीं कर सकते। हर घर पे देखो, बहुत बड़ा देश है यार, बहुत बड़ा देश है। छोटे एरिया में भी सपोर्ट चाहिए होती है। अभी कंपनी लाइक कोको कोला, पेप्सी यही चल रही है, पता नहीं इन्होंने कैसे कर लिया कि पूरे इंडिया के हर नुक्कड़ कोने तक पहुंच गई। बैंक अभी नहीं पहुंचे हैं सारे, ना पहुंच पाएंगे इतनी जल्दी, तो छोटे बैंक भी चलते रहेंगे, एनबीएफसी भी चलते रहेंगे, वो सारी चीजें। कंपनी का खुद का ग्रोथ रिकॉर्ड क्या है, आप अगर वो पहले कभी ग्रो की नहीं है, स्टेबल ही है, वो शांति से बैठी हुई है, जो भी प्रमोटर है कुछ आगे ग्रोथ का प्लान ही नहीं है, तो फिर अब वो शेयर कैसे ग्रो करेगा। अगर आप सिक्योरिटी की एनालिसिस कर रहे हो तो ग्रोथ रिकॉर्ड होना चाहिए, अंदर जज्बा होना चाहिए ग्रो करने का। सो यही है सेम, कंपनी की जो प्राइस अर्निंग है उससे आपका शेयर पता चल जाता है। तो एक 150 रुपए का मार्केट प्राइस है, उसका भी प्राइस 25 का, एक 200 का, उसका भी 25 है, तो ये 10 रुपए कमा के दे रहा है, तो इसका प्राइस आगे बढ़ेगा क्योंकि इसका ईपीएस ज्यादा है, इसका ईपीएस कम है, तो ये थोड़ा सा इतने पे ही रहेगा। या कंपैरेटिव इन बिटवीन these two shares, chances of companies with share price going up are high. Why so? Because it's already giving a higher return. Am I saying wrong? हाँ, आई एम सेइंग रॉन्ग। 150 रुपए पे 25 रुपए कमा के दे रहा है, 6 गुना। ये ऑलरेडी 10 पे बैठा हुआ है, तो ये शेयर के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू बिटवीन टू। बट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि रिलायंस 30 पे बैठा हुआ है, अदानी 60-70 पे बैठा था पहले, दैट वे। चलो आगे आते हैं। दो वर्ड पी, बट पी भी ईपीएस से निकलता है। ग्रोथ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपनी एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ देख लो, हुई भी है ग्रोथ या नहीं। एक कंपनी में है, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉई है, आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, मजाक में बोल रहा हूँ भाई, उसका प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया, सर भैया सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। सैलरी अगर उतनी है तो उसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुई। सेम में कंपनी का जाता है, कंपनी का नाम हो गया, रेपुटेशन हो गई, फलाना हो गया, धमका हो गया, कस्टमर बन गई, लॉयल्टी बन गई, क्या ग्रोथ हुई। ग्रोथ अगर नहीं हुई तो फिर इसका मतलब कि आगे भी ग्रो नहीं होगी, और ग्रो नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। कंपनी में नॉट हैव a good record of the profit and performance in the past, but it does not have a growth potential. उल्टा है, अगर एक कंपनी के पुराने ग्रोथ रिकॉर्ड थे, हैव अ गुड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, बट अगर फ्यूचर की पोटेंशियल नहीं है, देयर हैज टू बी सम मार्केट सैचुरेशन, जिस भी मार्केट में थी वो अगर सैचुरेट हो चुकी है, then you will not, then there are highly unlikely chances of that share getting, appreciated in a long run. फाइनेंशियल एनालिसिस आपको समझ में आ गया। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्राइवेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स आर अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, यील्ड, बुक वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वैसे ये तो हम भी पढ़ लेते हैं, आप क्या कर रहे हो, चलो मैं बता देता हूँ। ईपीएस जो कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल इन्वेस्ट, क्योंकि देखो आप शेयर खरीदने जा रहे हो, विच इज शेयर कैपिटल, शेयर पे ईपीएस आएगा। जितने भी मैंने शेयर ले रखे हैं सब पे ईपीएस आता है। पुराने जमाने में ईपीएस बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि कैपिटल, अभी भी बहुत सारी कंपनियां जो रेगुलर ईपीएस देती है। मेरी एक कंपनी में मैंने जॉब किया था, वहां तो मतलब जो मेरे प्रमोटर डायरेक्टर थे मतलब हर एक जॉब यही होता है। देखो डिविडेंड तो अभी भी आता है, अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड आता है। किसी भी कंपनी की बात कर लो, डिविडेंड जब वो देते हैं तो थोक में आता है, क्योंकि बुक वैल्यू शेयर की 10 रुपए होती है, अगर आपने 5 रुपए भी दे दिया, या जो भी किया, तो मतलब थोक में आता है। एक्चुअली जो बड़े लोग होते हैं वो डिविडेंड ही ज्यादा लेते हैं। तो आपका ईपीएस कितना है, मतलब ईपीएस विल गेट ट्रांसलेटेड टू डिविडेंड। अभी सिर्फ ईपीएस की बात हो रही थी। प्राइस अर्निंग रेशो, आप अगर एक साल में 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो आपका जो मार्केट कैप है वो कितने टाइम है इसका, अर्निंग प्राइस शेयर का डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो पी रेशो। दैट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने कई बार बता दिया आपको,
SBI का 10 के आसपास है, रिलायंस का 30-35 चल रहा था, अदानी का 70-80 भी घूम के आ चुका है। ठीक है। यील्ड का मतलब वही EPS को अगर कर लोगे तो कितना रिटर्न दिया उसने इक्विटी इन्वेस्टर को। बुक वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर बढ़ जाती है, आपकी अगर प्लांट की वैल्यू रीइंस्टेट हो गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वैसे तो ये बुक वैल्यू है, बट कई बार बुक में जो अपने एसेट हो सकता है, देयर कैन बी समटाइम मार्केट बिहेव फुलिश। मेरे से एक शेयर मिस हो गया, उसकी बुक वैल्यू वाज लेस देन दी बुक वैल्यू वाज मोर देन दी शेयर प्राइस। आई थॉट कपल ऑफ टाइम्स, पता नहीं हम तो जॉब से ही पैसे कमाने हैं। चलिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको कोई है या नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी को। जैसे फॉर एग्जांपल अब एप्पल को इस समय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सैमसंग को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये चलते रहेंगे, नया कोई प्लेयर आएगा। अब देखो, एक बार जिस बंदे को ट्रस्ट हो जाता है, उसको उस पर ट्रस्ट हो जाता है। अब मैंने टोयोटा की गाड़ी चलाई, आई हैव अ आई डोंट नो, आई हैव डेवलप्ड सच अ स्ट्रांग sort of you know taste, or I'll say preference for Toyota. अब नई गाड़ी खरीदनी है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू पार्ट अवे विद द ब्रांड लाइक टोयोटा। सेम वे मैंने जब से एप्पल यूज किया है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एप्पल, बट जब से मैंने एप्पल यूज किया है, आई कैन नॉट लिव विदाउट एप्पल। बाकी बाकी फोन में मजा ही नहीं आता। सो एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है, माइट बी दी अदर फोन्स, क्योंकि मेरे बॉस थे, CEO थे, मेरे से डबल तनख्वाह रही होगी उनकी, he was never fond of Apple. So इट्स जस्ट, अगर आपका एक मार्केट बेस बन गया, आपने अपने कस्टमर को खुश रखा, तो देन रिपीट कस्टमर आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। क्वालिटी मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितनी भी बड़ी कंपनियां देखोगे, जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनके जो प्रमोटर्स थे, उनमें कोई ना कोई क्वालिटी थी। दे हैव सम और द अदर विजन। आप किसी भी प्रमोटर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखो, there cannot, in my opinion, a company cannot grow if the promoter did not have a vision. अब सिर्फ promoter पे नहीं है, फिर quality of management, they have to develop a big team below them. एक stable big team होनी चाहिए। Multiple churn होंगे, I don't think that company will grow. आप बोलोगे सर फिर तो देंगे वो तनख्वाह, अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट होगी, कोई अच्छा काम करेगा, कोई टिक के काम करेगा, कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, then the promoters or the board or the management, they do give, they do try to retain those type of individuals. So irrespective, चलो retain छोड़ो, but उस समय जब बंदा कोई जॉब में है, what type of quality they have. I mean, I can give an example, ये तो डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है, और डायरेक्ट एग्जांपल भी है, बट जो फर्म्स हैं, सर्विस फर्म्स हैं, वी ऑल आर सीएस, एक अच्छे आपने, ये पूरी की पूरी टीम चली जाती है दूसरी फर्म में। क्यों? क्योंकि टीम अपने साथ काम ले जाती है। आपका जिसके साथ आपने एक बार डिलीजेंस करा लिया, सेम वे लाइक मैं टोयोटा के एग्जांपल, जिसके साथ आपने एक बार ITR फाइल कर ली, जिसके साथ आपने एक लीगल केस कर लिया, जिसके साथ आपने एक बार इंटरनल ऑडिट करा लिया, आप परमानेंट ही बन जाते हो उनकी। आपने जिससे एक बार अगर कोई टेम्प मैन पावर लेनी है या HR कंसल्टेंसी लेनी है, ले ली, तो वहां पर द मैन पावर, क्वालिटी ऑफ द मैन पावर प्लेज ए क्रिटिकल रोल फॉर द सक्सेस एंड द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैन पावर बार बार चेंज हो रही है, देन यू हैव टू बी वरीड अबाउट इट। ठीक है। द रेमेडी टू हैव अ लुक आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो आप मैनेजमेंट के बारे में कैसे पढ़ोगे? आपको कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट क्या? सबसे पहली बात तो चर्न देख लो आप, कितने चर्न हो रहे हैं CEO CFO में, HRO में, टेक्निकल जो हेड होते हैं। उसके बाद आप उनकी ये जो एक लिस्टेड कंपनी होती है, अर्निंग कॉल करती हैं, उसमें उनकी बात करने का तरीका और उनके जो पोटेंशियल वो बताते हैं, फ्यूचर प्लान बताते हैं। अब पिछले 7-8 देख लो, क्या वो जो पिछली बार बोला था वो उस पर टिक भी रहे हैं, या हर बार अलग ही कहानी आ जाती है? नहीं। सो अदर वे टू जज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, टू रीड द मैनेजमेंट डिस्कशन। जो इनके एनुअल रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, उसमें MD&A होता है, सेम ही है। उसमें जो ये बोल रहे हैं, क्या वो ठीक बोल रहे हैं? आप उनका फ्यूचर की थॉट कैसी है? जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चल रही हैं, उस पर कोई एडवर्स ओपिनियन तो नहीं है? कंपनी कुछ भी बोल सकती हैं, बट देन दे विल हैव टू बर्न द और फेस द कंसिक्वेंसेज। सो आपको वो अप्रोच पता चल जाएगी, एंड यू एज एन एनालिस्ट विल आल्सो हैव अ जज। आपकी अप्रोच उस इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, उस कंपनी की मैनेजमेंट कुछ और ही सोच रही है, उनको लग रहा है हम तो यही करेंगे। वी स्टिल बिलीव दे माइट आल्सो बी राइट, बट नाउ इट इज अप टू यू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़े बड़े अभी हमारे स्टार्टअप्स हैं, कई बार उनसे मिस हो जाता है। सो LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट,
आप दे रहे हो डाटा, नहीं दे रहे आपको। जो जनरल पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करेगी आपके शेयर में जब आपने सारा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया तो। सो बेसिकली जो भी ये रूल्स रेगुलेशन बने, और इसके बाद फाइन भी बहुत होता है, तो एक दो बार फाइन लगता है, कई बार बंदा प्रमोटर ही जेल में चला गया, बैठे रहो फिर काम। सुब्रतो राय सहारा इतने मतलब सच ए नाइस गाय, अब तो डेथ हो गई बेचारों की, मतलब वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। पता नहीं क्या किया, समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट गाय हैज डन, व्हाट वाज द इशू। ही एडमिट, ही डिड नॉट एडमिट इट, देशभक्त आदमी थे, बाद में बेच बेच के भी वाला, बट उन्होंने कहीं छोटी सी गलती कर दी। एक्चुअली तो उन्होंने कोई बड़ा ही कंपल्सरीली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बेच दिए, छोटे लोगों को। अब उनको बेचारों को पता भी नहीं कि उनको तो लग रहा था कि वो एफडी करा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट। एनी हाउ, सो इसमें आप लोग कई बार फंस जाते हो। What is known about Mr. Subrata Rai Sahara? Which is a very, very famous name. I'll say from 95 or 2000 till I'll broadly say up to 2010, 2012. Then, he spent a good amount of time behind the bars also. अभी उनकी 1-1.5 साल पहले डेथ हो गई है. So regulations, same thing applies. आपके FEMA की रेगुलेशन, कोई भी बड़ा आप काम कर रहे हो, कोई ओवरसीज एक्विजिशन कर रहे हो, आपकी जो रिपोर्टिंग है, रेगुलेशन है, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। आप देखो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, कहीं एक छोटी सी गलती हो गई, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बैठ जाएगी। कई बार गवर्नमेंट भी समटाइम दे आल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट इज आल्सो बाउंड बाय वेरियस अदर फैक्टर्स। Just because you are a good man, like I may say, I mean, I don't know how right I am, but Subrata Rai Sahara ji, sometimes your intention might be right, but you still have to adhere to the law of the land. The law adherence specifically of the government law regulation is very critical. Otherwise, फाइन में फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। यूएसएफडीए आता है, एक छोटा सा प्रोसेस ऊपर नीचे, पूरी फैक्ट्री बंद, कहानी खत्म। लोकेशन एंड लेवल एडवांटेज होते हैं आपको। पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर का शेयर कितना है ये भी तो देख लो। ऐसा तो नहीं है कि वो शेयर 80 पे चल रहा है और अदानी जी ने पूरा अभी कब्जे में कर रखा है 60-70%। तो प्रमोटर के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब प्रमोटर और जो मेन फाउंडर्स हैं, दे आर स्टिल, देयर नेक इज स्टिल इन द गेम, द स्किन इज इन द गेम। अगर वही नहीं है तो फिर आप किस फिर मैनेजमेंट को क्या देखोगे। मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने शेयर खरीद लिया, वो बिकता ही नहीं है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा। ये थोड़ा सा टेक्निकल की साइड चला गया, बट फंडामेंटल ये है कि आपका कोई बायर मिल भी रहा है, ट्रेडिंग हो रही है उसमें लोगों की, चलो ठीक है, इसको टेक्निकल से मर्ज नहीं करते। टेक्निक यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस, कोरिलेशन रिग्रेशन तो आप हर जगह करोगे। कोरिलेशन किसका करोगे, वेरियस फैक्टर, वेरियस वेरिएबल्स, बढ़ेगा नहीं घटेगा, ट्रेंड एनालिसिस आपके जो कंपनी की है, दिस इज नॉट अबाउट द शेयर प्राइस, उस कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, डिसीजन ट्री, पॉसिबिलिटी टू अटैच टू इच सीक्वेंस एटसेट्रा, प्रोबेबिलिटी, जो भी वो अपने प्लान बना रही है, वो बना रही है, करेगी नहीं करेगी। ग्रुप एनालिसिस हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप 4-5 लोगों के व्यू ले सकते हो एक साथ। सेबी इन पर्टिकुलर एम्फसाइज द नीड ऑफ डिस्क्लोजर इन पब्लिक, सारे डिस्क्लोजर आपके होने चाहिए। इसके बाद आएगा टेक्निकल एनालिसिस, मैं क्विकली कवर कर देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, रेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न नॉट कंसर्न विद द फंडामेंटल स्ट्रेंथ और वीकनेस। अभी मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ नहीं है कंपनी, 10 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं है, 30-35 के मल्टीपल पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शेयर चलते जा रहा है, जियो का नाम है। तो आई एम नॉट बॉदर्ड कि उसमें अभी क्या है, अभी क्या होगा, बट एक पॉजिटिविटी है, एक आई डोंट नो कि रिलायंस का नाम है, उनको उम्मीद है कि आगे बड़ा करेगा। बिना बैलेंस शीट के, बिना ईपीएस के शेयर 30 के मल्टीपल पे बैठा है, क्योंकि अर्निंग है ही नहीं, इसलिए मल्टीपल और ज्यादा दिखता है। एंड आई, क्योंकि मार्केट भी बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़ रही है, क्योंकि ग्रोथ भी बढ़ रही है, क्योंकि मोटा भाई मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपने शेयर को जाने तो नहीं देंगे। उनको भी पता है कि अगर वो इन्वेस्टर डूबेगा तो उनका भी नाम खराब होगा, बट एट द सेम टाइम अगर बाई चांस शेयर कोई डूब जाता है, तो आप सीधे प्रमोटर को ही, मतलब मैं चलो ज्ञान नहीं देना, तो ज्ञान नहीं देता फालतू का, बट अपनी भी एक इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है, लाइक योर सेल्फ, माई सेल्फ, आपके पापा,
आपके फैमिली मेंबर्स, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेसिक तो देखें। अब मैंने जियो फाइनेंशियल्स में पैसे डाल दिए, बट आई नो कि मैंने क्या रिस्क लिया है। आई कैन टेक अप पेन, मैंने डाल दिए। मैंने यस बैंक में भी डाले थे पैसे, वहां पे भी मुझे लूज हुआ, बट वहां पे टेक्निकल एनालिसिस उस समय उसके फेवर में जा रहा था। एकदम से राणा कपूर जी अंदर गए, शेयर 300 रुपए का शेयर 6 रुपए पे आ गया या 10 रुपए पे आ गया। There was again FEMA violation or whatever you can call it, RBI से भी केस हो। So ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस में से कई अलग अलग तरीके के चार्ट बना के देखेंगे, कैंडल स्टिक बना के देखेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस करके देखेंगे, जापान कैंडल स्टिक्स करके देखेंगे। ये सब पढ़ाने में मेरे को खुद ही मजा नहीं आ रहा। हैविंग सेड, पूरे दिन भर CNBC पर, NDTV पर, ET नाउ पर, यू नो जो भी कह लो, मनी कंट्रोल पे यही चलते रहता है। वी विल कवर all those big terms, 20 days moving average, 50 days moving average, 100 days moving average, DEMA, you know, daily moving average, etc. in detail. बट मैं जाते जाते आपके दो टॉपिक्स और क्विकली कवर कर देता हूँ, सो दैट हमारा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस रह जाएगा। सो दोज आर द टूल्स इन्वॉल्व इन इक्विटी एनालिसिस। एक बार क्विकली जरा ये देख लेते हैं। इसको नहीं देखते, उन्हीं दो को देखते हैं। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Prospects, what is the difference between fundamental and technical? Price of a share discounts everything. हम ये सोच रहे हैं कि जो उसका प्राइस है, उसने सारी इंफॉर्मेशन, सारी फ्यूचर नॉलेज को डिस्काउंट कर लिया है। प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग। तो इसमें तो दोनों लोग ही एक जैसे बात कर रहे हैं। अगर जियो फाइनेंशियल 30 के पी पर चल रहा है, मल्टीपल पर चल रहा है, विदाउट हैविंग एनीथिंग, तो पीपल थिंक कि यार उसका कुछ ना कुछ तो जियो के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पीछे से ग्राउंड पे काम हो रहा है, फ्यूचर में कुछ आएगा। इसने भी कर लिया। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस और फॉर लॉन्ग टर्म, फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये थोड़े शॉर्ट टर्म, आइडली तो शॉर्ट टर्म ही है। ये सारे इकोनॉमी के फैक्टर को कंसिडर करता है, ये सिर्फ ट्रेंड, प्योरली ऑन द हिस्टोरिकल मार्केट डाटा, इन्फॉर्मेशन सच एज प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। अब बहुत ही अच्छा फंडामेंटल शेयर है RTC, अगर ट्रेड ही नहीं हो रहा तो कोई क्या करे, तो फिर प्राइस नहीं बढ़ेगा। HUL अब तो फिर भी थोड़ा चल गया, बट आज से 2018 तक दोनों शेयर बड़े चुपचाप शांति से। मैंने NTPC को रखा अपने पास, NTPC मैंने 2013 से लेके समवेयर अराउंड 2018 तक रखा। शेयर 130 रुपए का लिया था, 140 रुपए ही पहुंचा वो, बस, या जो भी है, आई डोंट नो। अब जाके 400 हो गए। तो वॉलेटिलिटी, प्राइस ट्रेंड, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। दैट्स व्हाई no one, I'll not say it's not an easy job. Again, I told you, अगर आप दोनों फैक्टर्स को ठीक से एनालिसिस करके आगे बढ़ोगे तो 70-80% चांसेस है कि आप पैसे बना लोगे। 100% तो नहीं होते। वॉरेन बफेट के शेयर भी कुछ पिटे हैं और बड़े बड़े लोगों के शेयर्स पिटते रहते हैं, हमें खुद नहीं पता होता यार हमारी कंपनी का शेयर कहाँ जाएगा अगले दिन। सो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, it means that investor can mean basically every given time all price sensitive information are fully reflected in security. This is the assumption कि कोई भी कंपनी में डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इशू है इस समय, कोई थ्रेट है, दे ऑल आर कंसिडर्ड इन द शेयर प्राइस। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। हाइपोथेसिस मीन्स एग्जम्पशन। Stating otherwise, the theory states that no one can beat the market, hence making it impossible for investor to either purchase undervalued stock or sell a bullshit. This is what they are saying. Bhai, as a person, you, after doing all type of analysis, because market is working on efficient hypothesis, so every single day प्राइस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। कोई आप नया एनालिसिस करके कुछ नहीं निकाल पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे आपने काम किया ऐसे करने वाले 36 तो नहीं बोलूंगा, 100,000 लोग और बैठे हुए हैं, लाख लोग और बैठे होंगे कम से कम जो ये काम कर रहे होंगे। तो कुछ नया नहीं मिलने वाला। हैंस इट इज इम्पॉसिबल टू आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट थ्रू एक्सपर्ट स्टॉक सिलेक्शन। आप मार्केट को एक्सपर्ट स्टॉक सिलेक्ट करके आउट परफॉर्म नहीं कर सकते।
और टाइम नहीं कर सकते. द ओनली वे द इन्वेस्टर कैन पॉसिबली ऑब्टेन हायर रिटर्न इज बाय परचेजिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट. सो I think I don't agree to the last line, but what I'm trying to say, again I'm going back to the same ratio. जैसे आप अकेले प्रॉफिट नहीं कमा सकते, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आपने किसी बंदे से प्रॉफिट कमाया, ये हो सकता है अगर आप सपोज इस समय कोई रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट से जुलाई 2024, 3,3200 3300 का खरीदता है, आगे एक साल में वो सिर्फ 4400 4500 का भी हो सकता है. तो जब आप 4400 4500 पे बेचोगे, उस समय कोई 4400 पे खरीद के शायद उसको आगे 6000 में बेच दे. मैंने 900 पे बेचा था. तो what I am trying to say, things, when economy is growing, when market is growing, everything will grow. This is just a efficient market theory hypothesis. क्योंकि आप एज ए यंगस्टर यू विल गेट कैरिड अवे कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा से निकाल भी सकते हो, हमेशा नहीं निकाल पाओगे. बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं स्टॉक मार्केट पे, उसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे. But what couple of other my counterparts are saying, अगर मार्केट अच्छी चल रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, अपने अच्छे स्टॉक में जो उसको आप यूज करते हो, जो कंपनियां कहीं जाने वाली नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, इवन ऑटोमोबाइल्स हो गई, कंप्यूटर सेगमेंट हो गया, केमिकल हो गया, मेडिसिन हो गया, इवन कंस्ट्रक्शन हो गया, वो कंपनियां कहीं नहीं जाएंगी अगर मार्केट ऊपर चल रही है. अगर मार्केट के सेंटर में मानसून बदला तो सारी चीजें बदलेंगी. ठीक है, चलो यही आ गया मिसकंसेप्शन. Although price tend to fluctuate, they cannot reflect fair value. This is because future is uncertain. The market springs surprise continuously. So that's what I'm saying. Market ने सब कुछ factor कर रखा है, but फिर भी some people will make, some punters, some exceptional guys will make money. You can be one of those exceptional person. Level of market efficiency, just to add in, weak form of efficiency, कुछ नहीं पता, शेयर प्राइस को कुछ पता ही नहीं कैसे चल रहा है. अब देखो, ये इन्होंने आपको आगे तसल्ली देने के लिए बोल दिया, ऊपर जो उन्होंने बोला था वो भी तसल्ली देने के लिए बोला था. एंड बिकॉज दैट्स द फैक्ट, market doesn't only work on fundamentals, market works on technical also, market works on various factors. एंड ऑल दी, एक जगह पे आप बोलोगे कि भैया मार्केट को सब पता है, एक जगह पे उसने बोला वीक है, कुछ होता ही नहीं है. प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड पास्ट प्राइस, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी. प्राइस रिफ्लेक्ट्स not only all the information found in the record of the past prices volumes but also publicly strong efficient. वीक का मतलब कुछ नहीं होता, प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे. प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल एज वेल एज प्राइवेट. भैया कोई नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, ये बात चल रहा है, उस पर ग्रोथ होगा, उस पर आगे फ्यूचर, ऑल दैट स्टफ. गाइस आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा इसको वैसे बोला. अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, मेरे लेक्चर को सुनोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा. नहीं आया तो एक बार रिपीट करेंगे इसको. क्विकली जरा ये कर लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, इक्विटी रिसर्च टूल्स. तो ये जो जो बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया है, जो बड़े टॉप फर्म्स में काम किया, तो ये बहुत सारे टूल्स होते हैं. ब्लूमबर्ग का टर्मिनल आता है, इसमें हर तरह की रिसर्च, हर तरह के शेयर, हर तरह के इंडस्ट्री रिसर्च, इकोनॉमी रिसर्च, मतलब इट्स फिल्ड अप विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. और टर्मिनल के साथ साथ आपको वेबसाइट पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं कि वेबसाइट पे नहीं होता, बट हाँ, देयर आर वेरियस पेड और प्राइवेट रिपोर्ट्स एंड दिस सॉफ्टवेयर कॉल्स मच ऑल्सो. रेफिनिटिव इज ऑल्सो अगेन मार्केट सॉफ्टवेयर. ये दोनों इंडिया में बहुत चलते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. मैं एक पहले भी यूज करता था, पावरएस, कैपिटल लाइन. इसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. ये सारे स्टोकोपीडिया, मनी, जो भी हैं, ये सारे के सारे, जो याहू चार्ट, बिजनेस क्वांट, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं. सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपको कंपनी की प्रोजेक्शन बना के विदाउट टेकिंग एनी लाइबिलिटी, दे विल पुट अप अ डिस्क्लेमर इन एडवांस, बट व्हाट दे विल गिव यू which is a better information, all the historical information will be available at one place. आपको कंपनी की वेबसाइट में जाके 10 जगह जाके नहीं देखना. और कंपनी के साथ साथ वो दूसरे कॉम्पिटिटर का भी डाटा डाल के साथ में रख देंगे, इंडस्ट्री की रिपोर्ट ले आएंगे, ग्लोबल रिपोर्ट ले आएंगे. तो ये सारे टूल्स होते हैं, ब्लूमबर्ग, रेफिनेटिव, क्वांटम, याहू चार्ट, दे आर रेडली अवेलेबल. आई हैव पर्सनली यूज देम, बट बाकी सारे भी ग्लोबल यूज होते ही होंगे. ठीक है, तो अपना इस चैप्टर में रह गया टेक्निकल एनालिसिस, जो मैंने बताया आपको, मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स, डेमा, मूविंग एवरेज, एटसेट्रा, ट्रेंड इज फ्रेंड.
एंड थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को भी मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट क्लास. Thank you so much. Keep learning, keep enjoying. Stay tuned, subscribe to the channel, and believe me, we are going to make this channel a hub of finance education learning. With all your support, take care. Wish you a great day ahead. Thank you.